और हर साल कार्बन डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? अलग के प्लांट को एसिडिक चाहिए और इंसान को एल्कलाइन चाहिए, ये क्या समझ में नहीं आता है। तो क्या समय के साथ साथ वो कार्बन न्यूट्रलाइज होगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होएगा? अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट तेलिया आता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है, और ये कारण क्या? किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे पास किसानों की सेकंड पीढ़ी से दो लोग हैं। हमारे साथ में है नीलेश जी पाटीदार, इनके पिताजी जयप्रकाश जी पाटीदार, और हमारे साथ में है रौनक जी पाटीदार, इनके पिताजी अमृतलाल जी पाटीदार हैं। तो इनके साथ एक और खूबी जुड़ी हुई है कि ये जो वाइनरी है, आपने एमबी वाइन सुना होगा, तो उनके जो शुरू करने वाले लोग हैं और जो भी मेंटेन कर रहे हैं उनमें से ये है। और सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी खेती को चुना है। अब इनके कुछ सवाल हैं जो टेक्निकल फार्मिंग में आते ही हैं। और अच्छी बात एक और बता दूं कि इन दोनों ने ब्रांडिंग भी कर रखी है। आपका एआर फार्म करके है और इनका जयदीप कृषि फार्म करके है। और इन दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि उगा दिया अमरूद और उसको ठेले में भर के या गाड़ी में भर के बेच दिया, बल्कि इसको प्रॉपर शुरू से ही कवर पे रखते हैं। फिर तुड़ाई के बाद भी प्रॉपर पैकिंग होती है, बॉक्स पैकिंग होती है, और प्रॉपर जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाए, जब तक उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये किसान को वैल्यू देती है। मतलब सिर्फ एक मटेरियल प्रोड्यूस करके मंडी तक पहुंचा देना बस नहीं, बल्कि उसको सही तरीके से पहुंचाना, प्रेजेंटेबल फॉर्म में पहुंचाना, ताकि आगे भी वो सुरक्षित रहे और जिसने आपके साथ व्यापार किया है, जिस व्यापारी ने, उसको भी पूरी उसकी वैल्यू मिले। तो इसका जब आप ध्यान रखने लग जाएंगे तो ये लोग उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है। अब इनके कुछ टेक्निकल सवाल हैं कि जैसे अब इनका खेत 14 साल पुराना हो गया बागीचा, लगभग इनका भी ऐसे ही होगा। इनके पास और भी अनार वगैरह के भी बागीचे हैं, अंगूर के तो है ही हैं खैर। तो ये जो सवाल हैं ये काफ़ी लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। और ये एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ खेती थोड़ा कठिन है। ये रतलाम एरिया है, और रतलाम में भी एक एरिया ऐसा है जहाँ दूसरी टाइप की खेती थोड़ा टफ पड़ती है। तो वहाँ इन लोगों ने, इनके पिताजी ने, इनके दादाजी लोगों ने जो कोशिश करी बागवानी की, तो आज की डेट में वो काफ़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी उसमें इनोवेशन भी किए कर लिए इन्होंने। अब आते हैं मेन सवाल पे। इनका ऑर्गेनिक मैटर पे सवाल रहने वाला है। तो इन लोगों ने पूछा था मुझसे, तो मैंने बोला इसकी रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं तो और लोगों के काम आ जाए। तो जमीन में सॉइल के अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है, ये सपोज करते हैं 100 किलो मिट्टी है, उसके अंदर कार्बन की मात्रा 0.10%, 0.20% है, और उसको फुलफिल कार्बन डाल के फुलफिल की करी अपन ने 5% कार्बन के हिसाब, मतलब 5 किलो उसके अंदर कार्बन डाला। तो क्या समय के साथ साथ वो कार्बन न्यूट्रलाइज होगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होएगा? और हर साल कार्बन डालने की जरूरत पड़ेगी क्या हमें? क्योंकि हर साल गोबर डालते हैं अमरूद के बगीचे में। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे यहाँ 7% का लेवल कार्बन का टच हो गया, क्या अब हमें लाइफ टाइम कार्बन नहीं देना है या हर साल देना है? ठीक है, तो आपके इस सवाल में दो तीन बिंदु हैं। जैसे आपने बोला कि आप एग्जाम्पल के लिए आपने 100 किलो मिट्टी ली और उसमें आपने 10% मान लेते हैं एग्जाम्पल, 10% कार्बन डाला। अब ये कार्बन किस फॉर्म में डाला? कार्बन क्या था? ये ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कंपोस्ट था या फार्म यार्ड मैन्योर था, जिसमें इतने इक्विवेलेंट कार्बन था। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि ऑर्गेनिक मैटर ही डालना है। अपन कोई गोली, दानेदार कार्बन ये सब डाल के या कोयला डाल के आप कार्बन नहीं बढ़ा सकते। जी जी, है ना। उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। वो आपका फार्म यार्ड मैन्योर हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है, या अधसड़ी पत्तियां जो आपके यहाँ गिरती हैं वो हो सकती हैं। अब इनका सवाल ये था कि एक बार अपन ने वो लेवल पहुंचा दिया है। इनका सीधा सीधा सवाल ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार हमने 10% का लेवल टच कर दिया, तो वो 10% कितने दिन तक 10% रहेगा या कम होगा? या आपका सवाल यही है? हाँ, तो आप ये समझिए कि जो एक कार्बन है ये एक्टिव कार्बन है। एक्टिव कार्बन का मतलब ये है कि इस कार्बन को आगे बैक्टीरिया डिग्रेड करता है। बैक्टीरिया और फंगस, और जैसे आपकी जमीन में कुछ कीड़े मकोड़े होंगे वो भी, तो इसको फर्दर वो आगे डिग्रेड करते हैं जब तक ये ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और ह्यूमस की फिर डिग्रेडेशन स्लो हो जाती है ना। तो ये कार्बन जो आपका सवाल था कि क्या आगे भी आपको, तो हाँ, आपको इसको चक्र में बनाए रखने के लिए एडिशन करना पड़ेगा। है ना। और इसका दो तरीके हैं। एक तो जो आपने बोला कि हम बाहर से डाल दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम पौधों को ऐसा इंड्यूस करें कि उनकी जड़ें ज़्यादा फैलें, है ना, और उसमें जो पत्तियां जो गिर रही हैं या डंठल गिर रहे हैं वो भी आगे चक्र में इसी में शामिल हो जाए। एक तो ये हो गया कि हमको उसको डालना पड़ेगा।
हाँ डालना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत पौधा बनाता भी है, जैसे बागीचा है आपका, हाँ। वो उसमें बनाएगा वो भी। बनेगा। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी जिससे बनती है वो ह्यूमस बोलते हैं? नहीं, अब इसको अपन अगला सवाल लेते हैं, ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, मान लीजिए ये एक पेड़ की डंठल या पत्ती या कुछ भी है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है। अभी इसके अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है। कोशिकाओं ने क्या कर रखा है कि एक सेल वॉल बना रखी है, मतलब एक तिजोरी है, वैक्यूल है, इसके अंदर न्यूट्रिशन उसने जो फोटोसिंथेसिस से बनाया था, उसने जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट खींचे हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम इत्यादि हो गया, जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल है ना, तो ये बेसिकली सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और ये टूटे नहीं, इसलिए पौधा इसको, अगर ये पुरानी सेल है तो उस तरीके से मजबूत करता है। डंठल की कोशिका अलग होगी और नई पत्ती की कोशिका अलग होगी, है ना। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जब तक ये टूटेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, जब तक सेल वॉल नहीं टूटेगी तब तक बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपना कंपोस्टिंग का आशय यही होता है कि जो पौधे ने स्टोर किया था न्यूट्रिशन, वो बाहर निकले, तभी अगली फसल के काम आएगा। अगर वो लॉक ही रह गया तो काम नहीं आएगा। तो कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि सेल वॉल को तोड़ देना और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो बाहर कर देना। अब ये जो सेल के टुकड़े भी, एक तो न्यूट्रिशन अंदर का बाहर आ गया, दूसरे जो सेल वॉल के टुकड़े हैं ये तो आसानी से पौधा ग्रहण कर लेगा, ये जमीन में परसिस्ट करते हैं, मतलब इसमें सेल्यूलोज है, ठीक है, प्लस पेक्टिन है, लिग्निन है, और भी चीज़ें हैं, मतलब फिनोलिक कंपाउंड है, लिग्निन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पेक्टिन तो बहुत आसानी से बैक्टीरिया द्वारा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। लिग्निन थोड़ा कठिन होता है, इसको फंगस ही यूटिलाइज करती है जो फिनोलिक कंपाउंड को ब्रेक कर सकती है, लेकिन जो सेल्यूलोज है इसको बैक्टीरिया और फंगस दोनों यूज़ करते हैं, है ना। तो ये बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, जैसे जंजीरें हों, पूरे लपेट के रखा हुआ है चारों तरफ। को ट्राइकोडर्मा करता है? हाँ, कर लेगा, एस्परजिलस कर लेगा। और जो बीमारी वाले फंगस हैं, एक चीज़ और बता दूं, बीमारी वाले फंगस भी ये काम करते हैं, बीमारी वाले बैक्टीरिया भी यही काम करते हैं, है ना। उनका काम करने का तरीका ये है कि वो जिंदा पौधे में ही ये काम करते हैं, मरे में तो करते ही करते हैं, जिंदा में भी करते हैं। जिंदा में करते हैं इसलिए हमको आर्थिक नुकसान होता है, जैसे अमरूद आपका पेड़ पे ही सड़ जाए, काटने के बाद सड़ने की बजाय वो पेड़ पे ही सड़ जाए तो नुकसान हो गया, डिकम्पोजिशन वही हो गया, तो ये बीमारी है ना। तो इस क्षमता दोनों के पास है, पर हमारे जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें ये क्षमता नहीं होती कि वो जिंदा पौधे में या जिंदा फल में, जिंदा पत्ती में ये करें, इसलिए हम उनका यूज करते हैं, है ना। बस ये फर्क। अब देखिए, ये जो सेल्यूलोज की बात कर रहे थे हम, ये आगे डिग्रेड होता है ना। तो इसमें हेमीसेल्यूलोज और फिर उससे आगे एक आध स्टेप और बात होके फिर आपका ह्यूमेट्स बनते हैं, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाके, तो इन सब चीज़ों को एक क्यूमुलेटिव शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब उसमें आपको कुछ अच्छी सेल्स भी मिलेंगी जो डिकम्पोज नहीं हुई हैं, जो आधा डिकम्पोज हुआ मटेरियल और पूरी तरह से डिकम्पोज हुआ मटेरियल, इसका पूरा मिक्सचर मिलेगा इस ह्यूमस में, है ना। तो अब ये ह्यूमस जो है, इसमें इसकी जो ये वाली प्रोसेस थी, जैसे अपन मान लें इसमें ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, ठीक है, और डी से फिर अपना ह्यूमस बन गया, ठीक है। अब इससे ये वाली जो स्पीड चली है अपनी, अब ये स्लो हो जाएगी। जितनी तेजी से ह्यूमस बना था उतनी तेजी से भी डिग्रेड नहीं होगा, और ये चीज़ थोड़ी सी स्टेबल होती है, लेकिन इसका भी फर्दर डिग्रेडेशन तो चालू ही रहता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप जितनी खेत की जुताई करेंगे, खेत की जितनी ज़्यादा जुताई करेंगे और जितना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और नमी भी अगर है, तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया है उसको डिग्रेड करती है। स्पीड कम रहेगी पर डिग्रेड करती है, और अगर ये ABCD फॉर्म में है तो यहाँ तो बहुत तेज़ी से डिग्रेड करती है ना। तो ये इसके लिए एक सुझाव ये दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा गहरी जुताई ना करें, बार बार जुताई ना करें, है ना। खैर आपके लिए तो अच्छा है, आप बागीचे में तो बहुत ज़्यादा जुताई होती नहीं शायद, चारा घास फूस निकालने जितनी करते हैं, कभी नहीं होती, वो भी नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो ह्यूमेट जो बताया, हाँ, अपन ह्यूमस ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बस ठीक है, आपने पूछ ही लिया, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे ह्यूमिक एसिड और उससे, है ना। होता क्या है कि ये जो ह्यूमस बना है, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमिक एसिड कैसे बनता है। ह्यूमिक एसिड, एक आपने और नाम सुना होगा फुल्विक एसिड, जी जी,
है ना। ये दो कंपोनेंट हैं ह्यूमस के ही है ना। अब ह्यूमस जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता, नहीं के बराबर है, उसका एक हिस्सा घुलनशील होता है पानी में, जिसको आप कहते हैं फुल्विक एसिड जी। मतलब आपने ह्यूमस लिया, आपके जैसे बागीचे की जो पेड़ों के नीचे जो इकट्ठा होता है काला ब्राउन मटेरियल, जो इसका हल्का हो जाता है, इसकी खासियत ये होती है कि हल्का हो जाता है ना। तो हल्का होता है, आप उसको जैसे ही पानी में डालोगे तो आपको सुनहरे भूरे कलर का एक क्लियर दिखने वाला लिक्विड मिलेगा, है ना। उसमें फुल्विक एसिड्स होंगे। उसको जब आप छान के आप उसको कहीं सुखा लोगे तो आपको उसमें उसके क्रिस्टल भी मिल जाएंगे जी। क्रिस्टल मतलब वो थोड़ा सा पाउडरी मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ये आयरन जिंक और सारी चीजें, फास्फोरस पोटेशियम सब होगा, है ना। सबका मिक्सचर ही मिलेगा, पर उसमें जो कलर हल्का सा आता है वो फुल्विक एसिड का है। लेकिन ह्यूमिक एसिड फिर भी पानी में डिजोल्व नहीं होता, है ना। इसके लिए चाहिए अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन कंडीशन मतलब या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाओ या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, ठीक है। तो ये डिजोल्व होता है और ब्राउन कलर का लिक्विड आएगा, है ना। उसको आप जब ड्राई करते हो तो वो पेस्ट, चिपचिपा पेस्ट बन जाता है ह्यूमिक एसिड का। और ज़्यादा ड्राई करेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है ना। तो वो है ह्यूमिक एसिड। पर अब होता ये है कि जब आप इसको प्रोसेस करते हैं, जब NaOH और KOH डालते हैं इसमें, तो बहुत सारे मिनरल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म बना के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ना। और दूसरा ये ह्यूमिक एसिड अलग चीज़ है, ह्यूमस अलग चीज़ है। आप एक चीज देखेंगे जैसे डेराइव्ड ह्यूमस से ही होगा ये दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा वहीं से, और ये खदानों में निकलता है, खेतों में तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मतलब पर तो मेरे पौधे की जरूरत के हिसाब से अगर मैं हर साल पर्याप्त कार्बन दे रहा हूँ तो खुद का खुद बना लेगा ह्यूमिक और फुल्विक। बिल्कुल 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 बनेगा, अलग से डालने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज बता दूं, जो ह्यूमस है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC बोलते हैं जी। नया कागज ले लेता हूँ मैं। CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायंस मतलब जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, फिर कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, ये सारी चीजें धनात्मक आवेश वाली होती हैं, है ना। तो ये धनात्मक आवेश वाली जितनी चीजें होती हैं इनको बोलते हैं कैटायन जी, है ना। और एक्सचेंज मतलब सबको पता है लेन देन, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो मिट्टी की अगर आप मानिए 30 है तो किसकी 300 है, इतना फर्क पड़ता है। काशन की किसकी, ये अपने ह्यूमस की बात कर रहे हैं। अच्छा। या ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की भी हाई होती है, ह्यूमस की सबसे ज्यादा हाई होती है। जैसे जैसे डिग्रेड होता है मटेरियल, और क्यों हो रही है आप समझिए, पौधे की को जो कोशिका है ना, उसको ये सब इन्वायरमेंट से चाहिए ना, ये सारे आयन उसको मिट्टी से चाहिए। हाँ। तो मिट्टी से पकड़ने की क्षमता उसने बना रखी है ना। जैसे जैसे हम इसको वापस से तोड़ते हैं, अभी तो क्या इसने कन्फाइंड कर रखा है, सेल के अंदर ये क्षमता है, जब अपन इसको तोड़ेंगे तो इसके जो टुकड़े हैं उनमें भी ये क्षमता आपको मिलेगी जी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मतलब एक ट्रैक्टर से बना हुआ लोहे से बना हुआ ट्रैक्टर है, उसमें लोहा है, लोहे की एक क्षमता होती है चुंबकत्व की, मतलब उसमें मैग्नेट चिपकावे चिपकेगा, पर आप ट्रैक्टर को तोड़ दोगे तो भी उसमें चुंबकीय गुण तो रहेगा। वो यही है ना। पर इससे आप कोई केमिकल डिराइव कर लो तो उसमें ये गुण बहुत कम हो जाता है। उसने एक चीज जो पकड़ ली वो पकड़ ली, जैसे पोटेशियम ह्यूमेट है तो पोटेशियम पकड़ा है उसने, हाँ, है ना। और कितना पकड़ा है आप देखते होंगे कि जब उस पर लिखा रहता है कि 90% एबव है तो उसमें 4% पोटेशियम होता है। हाँ, 4% ऐसा कुछ रहता है। अब ये जो पोटेशियम हटेगा तो दूसरा आएगा उसमें, लेकिन हाँ, उसका स्ट्रक्चर कन्फाइंड हो गया है ना। लेकिन जब अपन ह्यूमस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी साइट्स होती हैं एक साथ, तो कहीं उसने आयरन पकड़ रखा है, कहीं दूसरे कैल्शियम भी पकड़ रखा है, आपस में इंटरेक्शन उसका रोक देता है। तो इसलिए ह्यूमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ह्यूमिक के। जैसे ह्यूमस से अपन ने दो चीजें तो अभी के दो डेराइव होती है, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड। हाँ, इससे और क्या निकलता है जो खेती के लिए फायदेमंद? ये जो पौधे ने जो भी चीजें उठाई थी शुरुआत में, जैसे आपने अमरूद हाँ, को उसमें जो भी तत्व दिया वो दिया है ना, हाँ, जो भी उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी, आपने दिया नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने जमीन से खींचा, आपने हाँ, नहीं दिया, आपने कैल्शियम नहीं दिया, उसने पानी से लिया, ठीक है। तो वो जो भी उसने इकट्ठा किया था कोशिका में, जब वो कोशिका कंपोस्टिंग की प्रोसेस में टूटती है तो वही चीजें आपको कंपोस्ट में मिलेंगी, है ना। अब ये होता है कि जैसे ही मटेरियल बाहर आया, कोशिका टूटी, मटेरियल बाहर आया और उसमें बारिश आ गई, तो पानी में जो चीज घुलनशील हो सकती है वो घुल के निकल जाएगी,
कम हो जाएगी, पूरी तरह से तो नहीं धुलेगा पर कम हो जाएगा, पानी में घुल के जो आगे चला गया। इसीलिए अगर आप उसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं तो कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में हो, 6 महीने की बजाय 1 महीने में ही हो जाए, और उसको आप जो कंपोस्ट बन जाए उसको अलग कर दो, छाया में डाल दो, कहीं भी उसको सिक्योर रख दें, तो उसका जो मटेरियल है वो वेस्ट होने की बजाय आपके काम आ जाएगा। जी जी। ऐसा तो आगे कभी देखेंगे, उस पर सवाल आएगा तो कैसे करना है। तो यहाँ अपन ह्यूमस तक तो पहुँच गया। ये अब कुछ किसान बहुत अच्छी खेती करते हैं, क्वालिटी प्रोड्यूस, और यूरोप में भेजते हैं। हाँ तो वो बम्बई में जो तबेले रहते हैं ना भैंस के, हाँ 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 वहाँ से कच्चा गोबर लेते हैं। हाँ। वो कच्चा गोबर को पानी में मिक्स करते हैं, स्लरी बनाते हैं और गोड़ से देते हैं। हाँ। उसको कंपोस्ट नहीं किया नहीं तो किया। उसका अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है अंगूर के बगीचों में और हाँ। अनार के बगीचों में। हाँ। जो कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो पहले कंपोस्ट करते हैं, उसके बाद खेत में डालते हैं गोबर, और वो कच्चा गोबर डाल रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या वो वाकई फायदेमंद है, या क्या ये भी फायदेमंद है, या नुकसान क्या है, वो चीज़ है। एक मोटा मोटा थंब रूल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, पर मेरे खुद के अनुभव की मैं बात करूं अगर आपको, तो कोई भी कच्चा मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, हाँ, है ना, तो वो खेती के लिए नुकसानदायक है। और शुरुआती दौर में फायदा क्या देगा? हाँ, उस मैं वही किसान बता को रहा हूँ जो कैसे होता है, इम्प्रेशन कैसा आता है उसका, कि जैसे गाय ने गोबर किया, ठीक है, उसने क्या किया, आपने जो भूसा खिलाया या खली खिलाई या उसको गुड़ खिलाया, है ना, जो भी खिलाया, तो वो उसको पचाता है, वो भी बैक्टीरिया के माध्यम से ही करता है, उसके पेट में बैक्टीरिया होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वो जुगाली करता है, पहले जाके बैक्टीरिया उसमें जाते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, फिर जानवर उसको वापस मुंह में लाता है, अब वो रियल डाइजेशन होता है, वो बैक्टीरिया जो उस पर उगे थे उनको डाइजेस्ट करता है, और फिर वो तो ये जो प्रोसेस है इसमें एनारोबिक होती है ये, ठीक है। अब ये एफिशिएंट कम होती है, सारा मटेरियल वो जानवर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कुछ उसमें बचा हुआ रह जाता है, फिर प्लस उसकी बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं, या फिर उसमें जो पेट में से एसिड वैसिड जो भी निकला सब इसमें रहता है ना। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि अगर आपने ताजे गोबर को पानी में मिला के उसको छान लिया और उसका जो जूस बना उसको आप रखोगे तो फर्मेंट होएगा। हाँ, ये देखा होगा आप लोगों ने, है ना, क्योंकि इसमें मटेरियल बचा हुआ है अभी भी। अब जब ये फर्मेंट होता है तो इसमें बहुत सारे टाइप के वो एसिड बनते हैं, है ना, और वो जो एसिड होते हैं उनमें होती है बहुत ज्यादा ताकत चिलेशन की, मतलब वो चीजों को डिसॉल्व करते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सबको डिसॉल्व करेंगे। तो ये जो रिजल्ट इमीडिएट आता है वो इसीलिए आता है कि जब आप खेत में डालते हो जो भी मटेरियल, जैसे फास्फोरस ही पड़ा है या पोटेशियम ही पड़ा है, तो उसको एसिडिक मीडियम में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो पौधे में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि आपकी जमीन खाली हो रही है, कि पौधे की जरूरत के हिसाब से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसने डिसॉल्व कर दिया। अब जिसको पकड़ना है पकड़ लो, जिसको नहीं पकड़ना है मत, वो फोर्सफुली एप्लीकेशन हो गई पूरी। हाँ, फोर्सफुली हो गई, कंट्रोल्ड नहीं हुई। इसी को अगर अपन ये करें कि बैक्टीरिया पौधे की जड़ के आसपास अपन डालें और उसकी जड़, जो जड़ों को समझते हो ऐसे बैक्टीरिया, तो वो जैसे जैसे जड़ें डेवलप होंगी वो डेवलप होंगे, उसके आसपास के एरिया से जो न्यूट्रिशन है कंट्रोल्ड वे में उसको देते जाएंगे, तो एक सस्टेन्ड लंबे समय तक चलने वाली खेती होगी। क्योंकि उस एसिड वाले तरीके में ये होगा कि 2-3 साल बाद जमीन पूरी तरह से खाली हो जाएगी, और उसको चेक कर सकते हैं आप, उसका ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप चेक करेंगे तो कम मिलेगी, मतलब उसमें मिनरल कंटेंट, सॉल्यूट कंटेंट कम हो गया है, और सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। तो ये होगा, ये मैंने देखा है, ये बहुत सारे खेतों में लोगों ने ये किया और नुकसान हुआ, फिर उसको वापस उसी स्तर पे लाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है, क्योंकि चिलेट हो गई कोई चीज़ तो लीच भी ज़्यादा होगी ना, बहुत तेजी से लीच होती है आपकी, मतलब बारिश के पानी तो छोड़ दीजिए, वो तो उसमें उसकी घुलनशील क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्टिल वाटर है ना, अपना कुएं के पानी में तो मिनरल फिर भी होते हैं, तो वो कुएं का पानी जब आप सिंचाई से लगाते हैं तो वो भी लीच आउट कर देता है इसको, इतने ज़्यादा घुलनशील हो जाते हैं। तो अगर वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी एज ए वेदर स्टेशन, इरिगेशन ऑटोमेशन, जहाँ पे फर्टिगेशन होता है, कंट्रोल वे में इरिगेट करे खेत को, तो फर्टिगेशन भी के किस दायरे तक मुझे गीला करना है, मटके को कहाँ तक गीला करना है, क्योंकि जमीन के अंदर अगर आप ऐसा करेंगे उस मेथड में तो उल्टा और नुकसान हो जाएगा। इसका मैं बताता हूँ कैसे, कि जैसे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जब फर्मेंट होता है, फर्मेंट कब होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो एसिड बनते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है तो दूसरी चीजें बनेंगी,
पर ये ऑक्सीजन जमीन के अंदर तो कम होती है, तो दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होंगी, है ना। तो होगा ये कि यहाँ की अगर आपने इसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर घुलनशील है, जैसे घोला हुआ गोबर डाल दिया आपने, तो यहाँ जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत अवेलेबल थी उसको भी ये बैक्टीरिया खींच लेंगे, है ना, और जड़ों के पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ओके। तो इनको नुकसान होगा फिर, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए। पौधा भले पत्ती में ऑक्सीजन बना लेता है पर जड़ों में ऑक्सीजन नहीं बनाता। हाँ हाँ, उसको तो हवा से ही लेनी है उधर। सही। कुल मिलाकर कंपोस्ट ही डालना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, सबसे अगर आप सेफ तरीके से चलना चाहते हैं और जमीन को भी बचाना चाहते हैं तो कंपोस्ट की हुई चीजें ही खेत में डालें। खेत को कंपोस्टिंग साइट नहीं बनाना है। पर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाती है, क्योंकि प्रूनिंग करते हैं बगीचे में, तो उतना चलता है, वो एक मटेरियल कम है, लेकिन जब अपन ड्रमों में घोल के और उसको कंटिन्यूअस चलाते हैं हर दूसरे चौथे दिन या पांचवें दिन, वो एक्सेस है। वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पत्ती एक गिरती है या डंठल गिरता है तो उसकी कहानी अलग है बजाय गोबर के एक लोंदे की, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अभी अंदर जाने की, पेनिट्रेट करने का कोई रास्ता नहीं है। पत्ती जब गिरती है तो चारों तरफ से ऑक्सीजन का एक्सेस है उसमें, है ना, तो वो उसके डिकम्पोजिशन से इतना नुकसान नहीं होगा बजाय इसके। पर आप ये भी सोचो कि अगर आपने पूरे खेत में पत्तियां बिछा दी हैं, मोटी तह करके बिछा दी हैं, तो आपका पौधा सूखेगा कि बचेगा? आप बताओ, कभी देखा होगा ऐसा? कभी किसी पेड़ के नीचे किसी ने भूसे का ढेर लगा दिया हो? ध्यान दिया है कभी? एज मल्चिंग भूसा का यूज करते हैं, पतली लेयर चलता है आधा इंच के लिए। हाँ, आधा इंच। उससे ज्यादा अगर आप करोगे ना तो ऑक्सीजन इतनी रुक जाती है कि पूरे बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। और वो कब सूखते हैं? बारिश के टाइम पे। गर्मी में नहीं सूखेंगे क्योंकि उसमें जगह रहती है, हवा आती जाती है। जैसे ही बारिश आती है वो लॉक होती है और उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस पनपते हैं, तो अंदर की जो थोड़ी बहुत हवा है उसको भी खींच लेते हैं और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। मैंने एक नहीं कई पौधे ऐसे। और दूसरी एक चीज आप और देखिएगा, जैसे आपने गोबर का ढेर लगाया खेत में, नॉर्मल ट्रेडिशनल जो कंपोस्टिंग होती है, अपन लाके ढेर लगा देते हैं, ठीक है, फिर इसको पूरे खेत में अपन ने फैला दिया, तो इसके नीचे वाली जो जगह है ये वाली, ये खाली हो गई है। आप इसमें फसल लगाओगे तो फसल जैसे ऊंचा ढेर था वैसे उल्टा बनता है, फसल यहाँ छोटी रहती है। ध्यान दिया है कभी? मतलब जहाँ पे ढेर लगा था वहाँ ग्रोथ कम हो जाती है पौधों की। ये देखा है कभी? कच्चे गोबर का ढेर बोल रहा हूँ। नहीं तो वो साइड में लगाते हैं, खेत में नहीं। हाँ, पर होता होगा ना ऐसा? ये होता है, ये बहुत होता है। इवन मक्का भी इसमें नहीं चल पाता। तो यहाँ पर क्या चीजें रह जाती है? ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं ना, एसिड वगैरह, ये यहाँ बनते हैं। तो एक तो यहाँ पीएच का चेंज हो जाता है, दूसरा ये चीजों को वहां से लीच आउट कर देते हैं, क्योंकि बारिश तो सब जगह एक जैसी गिरेगी, तो यहाँ भी गिरेगी। तो यहाँ चूंकि ये घुलनशीलता इनकी बढ़ गई है तो पानी से वो जल्दी हट जाएंगे वहाँ। पीएच की बात आई, हाँ, तो मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया, इंसान को पीने का पानी एल्कलाइन चाहिए, 8-9 पीएच का हो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कहते हैं। हाँ, और जब आप बहता हुआ पानी को टेस्ट करेंगे तो वो एल्कलाइन ही रहेगा, 7+ ही मिलेगा, एसिडिक नहीं मिलेगा। और बहता हुआ पानी इंसान के लिए अच्छा उपयोगी। जब पौधों की बात आती है तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पौधा होगा जो एल्कलाइन का रिकमेंडेशन होगा। 7 पीएच से कम ही लगता है। बहुत सी क्रॉप ऐसी है जहाँ पर 4.5-4 पीएच लगता है, लाइक ब्लूबेरी में 4.5 से 5.5 पीएच लगता है। अमरूद में 6.2 to 6.8। तो नेचर में तो पानी वही एल्कलाइन है, बहता हुआ पानी, उसी से एक जमाने में इरिगेशन होता था वगैरह जो भी। और जब पहले कुएं चलते थे 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, तो कुआं ऊपर का पानी रहता है वो भी एसिडिक रहता है 7 पीएच से नीचे। इंसान भी उसी में से पीते थे, पौधे को भी उसी में से पिलाते थे, पर दोनों की थ्योरी अलग के प्लांट को एसिडिक चाहिए और इंसान को एल्कलाइन चाहिए, ये क्या समझ में नहीं आता है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि इंसान और पौधों में बहुत फर्क है, और एक मोटा मोटा आप कहें तो उल्टा है एक दूसरे के। उल्टा है कैसे समझिए कि जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, एक तो ये। फिर पौधे जो सूरज की ऊर्जा है, मैं इधर धूप लिख रहा हूँ, धूप से बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इंसान कार्बोहाइड्रेट यूज करता है। जी जी जी, पौधे भी कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, पर वो खुद बना सकते हैं, इंसान नहीं बना सकता, ठीक है। अब पौधों को, इंसान को मिनरल्स चाहिए, तो इंसान मिनरल्स या कहिए केटाइंस चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी कहिए, जैसे इंसान को एग्जांपल लेते हैं, अपन आयरन चाहिए, तो इंसान मिट्टी थोड़ी खाएगा,
ना लोहा खाएगा। ना लोहा खाएगा, पौधा मिट्टी खा सकता है। हाँ। कैसे खा, मतलब ये मैं लूज टर्म जी में जी बोल रहा हूँ जी। कि आयरन कहाँ से मिलता है पौधे को? सॉइल मिट्टी से, हाँ हाँ। है ना। तो इंसान लेकिन मिट्टी नहीं खा सकता। तो इस तरीके से दोनों के सोर्स अलग है। हाँ हाँ। तो सोर्स अलग है, तो आपका सवाल का जवाब यही है कि इसलिए वो पीएच का डिफरेंस आप समझिए, हाँ। है ना। दूसरी बात ये है कि जो अल्कलाइन की बात करी, अल्कलाइन पानी क्यों होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये पानी में जब डिजॉल्व होते हैं तो उसको अल्कलाइन करते ही है। और कहाँ से आते हैं? मिट्टी में कैल्शियम पत्थरों के रूप में, मिट्टी के रूप में बहुत सारा है। तो जब पानी बहता है तो इन चीज़ों को डिजॉल्व करता है, तो अल्कलाइन हो जाता है ना। अब कहीं कहीं किसी कुएं में डिपेंड करता है कि ऐसी चट्टान से पानी होके जा रहा है वहाँ पे, वैसे उसका नेचर हो जाएगा। जैसे एक एरिया है इंदौर के पास में, वहाँ फ्लोराइड निकलता है पानी, बहुत जहरीली चीज़ है। अब किसी ने मिलाया तो है नहीं, और देख के आप बोल नहीं सकते कि इसमें कुछ है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी पर फ्लोराइड है। और उसका रिपरकशन ये होता है कि वहाँ बच्चों के दांत गायब हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है पीएच किसी सोर्स का, वो किस स्टेटा से पानी होके गुजरा है। अब एक और आपका वो जो पूछ रहे थे कि पौधों को एसिडिक क्यों चाहिए, और ये क्योंकि हमको पौधों से ज्यादा पैदावार चाहिए। पौधा नेचुरली जो उग रहा है वो तो फ्लोराइड में भी उग जाता है, और वो अल्कलाइन मिट्टी में भी उग जाएगा, एसिडिक में। पर आपको एक लेवल है ना कि हमको इतना ही माल लेना है, कमर्शियली कर रहे हैं ना। हाँ। तो चूंकि हमारी पैदावार के टारगेट्स हैं कि हमको इतना मटेरियल चाहिए, इतनी खेती, क्योंकि ये बहुत लंबी टसल है, तो बहुत सारा इस पे बहुत फोकस किया गया कि क्या करना चाहिए, कैसे अपन खेती में बढ़ाएं और सारी चीजें। तो तब ये सब रिसर्च हुई है कि कितना पीएच चाहिए, पानी का कितना पीएच, ये सब। पर ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट इतने पे ही ग्रो होगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा न्यूट्रिएंट का, क्योंकि एसिडिक जब आप रखेंगे ना, आप देखिए तभी ये सारी जो अपन ने इतने सारे केटाइंस की बात करी ना, तो इसमें मैक्सिमम की सॉल्युबिलिटी एसिडिक में ही होती है। जी जी जी, है ना। तो इसके लिए वो एसिडिक रख रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। क्योंकि जैसे ही कार्बोनेट्स और ये सब आते हैं, जैसे मैग्नीशियम खुद चीजों को प्रेसिपिटेट कर देगा, तो इसलिए अपन एसिडिक रखते हैं सेफ साइड में कि डिसॉल्व रहे चीजें। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था, हाँ, जमीन में कार्बन की मात्रा पर्याप्त है, हाँ, बैक्टीरिया गुड फंगस की भी मात्रा है। हाँ, मैंने 8.5 pH का पानी इरिगेट किया। हाँ, हाँ, और क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा है, हाँ, तो उस पानी को से जमीन का पीएच हाई जाएगा या लो जाएगा, क्योंकि एसिडिक एसिड, बहुत सारे एसिड बनेंगे, बैक्टीरिया है और वहाँ पे हलचल हो रही है। हाँ। तो जमीन को एसिडिक ही रखेगा या एल्कलाइन की ओर ले जाएगा। जब मैंने 8.5 pH का पानी इरिगेट किया तो प्रचुर मात्रा में दोनों चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है और बैक्टीरियाज भी है। अंदर कार्बन की मात्रा सब है, तो अंदर का कुल मिला के एटमॉस्फेयर एसिडिक ही बना के रखेगा ना। जड़ें टेंड करती हैं, जड़ें अपने पास ऐसा, उसके जो आसपास का एरिया है वो कोशिश करती हैं कि थोड़ा एसिडिक हो, है ना। और ये बैक्टीरिया भी वही करते हैं कि थोड़ा एसिडिक हो। अब वो अल्कलाइन किस कारण से हो रहा है, सिर्फ ये मत समझिए कि पीएच ही सब कुछ है। पीएच क्यों है वैसा, उस पर डिपेंड है। जैसे अभी मान लीजिए जमीन में अमोनिया ज़्यादा हो गई है, तो अल्कलाइन हो जाएगा, तो वो नुकसानदायक थोड़ी है, वो फायदे का है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, है ना। अपन ने एसिडिक किया सल्फ्यूरिक एसिड घोल के, या मान लीजिए फास्फोरिक एसिड डाला, एसिडिक हो जाएगा। बट वो फास्फोरस तो नुकसान का है, क्योंकि वो दूसरी चीजों को, जैसे मैग्नीशियम को पकड़ लेगा। आपने देखा हो ना, फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो एसिडिक पीएच तो नुकसान का हो गया, और ये अल्कलाइन पीएच फायदे का हो गया, ठीक उल्टा हो गया, है ना। तो सिर्फ पीएच पे नहीं, क्यों अल्कलाइन एसिडिक हो रहा है उस पे। और बड़ी बात यह है कि अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं खेत में, ठीक है, और आप न्यूट्रिशन कंट्रोल मात्रा में डाल रहे हैं, फिर पानी का जो पीएच है वो उसकी बहुत ज़्यादा वो बचती नहीं है की ताकत। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे हैं तो उसको अपने हिसाब से ढाल देंगे। मतलब भले आपका खारा पानी है तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे, और पौधे को ही सरवाइव करा देंगे। बहुत जगह करते हैं, ये आपने देखा भी होगा। करते हैं ना, किसी का 1000 फीट का बोरवेल है तो वहाँ से तो खारा पानी आना स्वाभाविक, और वो इरिगेट हो भी रहा है। इतना के कूलर में एक बार पानी डाले चोक कर दे, इतना कैल्शियम है उसमें, उसके बाद भी फसल हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर वो कैल्शियम यूटिलाइज हो जाएगा, पौधा उसको अपनी सेल बनाने में यूज कर लेगा, तो उधर जमीन में कम हो गया ना, वो हो जाता है यूटिलाइज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसको आपको बता दूं, इसको बायोरेमिडिएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन में कोई चीज ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक है, वो जमीन खेती के लायक नहीं है,
तो वहाँ कुछ ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो आर्सेनिक को एक्यूमुलेट करते हैं। वो नेचर ही वो व्यवस्था हाँ, करता है। उनके ऐसा जेनेटिक्स है कि वो हेवी मेटल को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको नुकसान नहीं होता। तो उसको उगाओ और पौधों को बाहर निकालो, उगाओ और बाहर तो जमीन में कम हो जाता है ऐसे। ये हमारे इधर ड्रैगन की फार्मिंग होती है। ड्रैगन फ्रूट, हाँ, उसमें गर्मी के दिनों में सनबर्न से बचाने के लिए चाइना क्ले का यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। मैंने देखा था चाइना क्ले में बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि वास्तव एल्यूमिनियम पौधे के लिए नुकसानदायक है, ज़मीन के लिए नुकसानदायक है। हाँ, जब वो घुलनशील रूप में होगा तब। अभी आप जो चाइना क्ले में डाल रहे वो हैं, बहुत प्रति एकड़ बहुत ज़्यादा किलोग्राम लगता है, 1 एकड़ में चाइना क्ले एक सीजन में वो लेयर बना देता है कि डायरेक्ट धूप उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेड से तो बच जाए। एक बारिश हुई 3 मिनट की 4 मिनट तो की, वो धुल जाता है, वो बिल्कुल, जमीन पे जा रहा है, तो वो आगे चल के जमीन में नुकसान करेगा क्या है? एल्युमिनियम देखिए जमीन में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है, ऑलरेडी है ही है वो। मतलब आपके खेत में आप भले चाइना क्ले नहीं डाल रहे पर एल्युमिनियम खूब सारा है ना, और वो भी न्यूट्रिएंट के साथ में इंटरफियर करता है और थोड़ी बहुत मात्रा में घुलित भी होता है। लेकिन आप अगर उसको पूरा ही घोल के अपन डालेंगे तब कहानी अलग है, पर वो भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है कि मर ही जाएगा पौधा, है ना। पर आप वो बहुत ज़रूरी है कि आप धूप से बचाना, नहीं तो धूप से नहीं बचाएंगे तो उसमें घाव हो जाएंगे, तो एक सीजन तो उसको घाव भरने में ही लग जाएगा बारिश के बाद, तो फिर फसल कब आएगी। तो वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि वो मिट्टी कम से कम डाल रहे हैं, अभी केमिकल नहीं डाल रहे। वो चाइना क्ले मिट्टी है, खनिज पदार्थ। हाँ, खनिज पदार्थ, जैसे मुल्तानी मिट्टी टाइप। मुल्तानी मिट्टी में भी एल्युमिनियम बहुत सारा होता है। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट तेलिया आता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है, और ये कारण क्या होता है, इसको कंट्रोल कैसे करें? मतलब बीमारी आती है और पत्तियां झड़ जाती हैं, हाँ। है ना। और ये कब किस मौसम में आता है? ये बारिश में आता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और धूप कम निकलती है, है ना। तो देखिए बैक्टीरिया को कैसा एक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, खासतौर पे ये जो अनार की बैक्टीरियल ब्लाइट वाला है। और अपनी जो शुरू में बात हो रही थी उसको भी इसमें शामिल करते हैं कि जब कोई जहरीली चीज़ पत्तों में इकट्ठी होती है तो पौधा अपनी जान बचाने के लिए पत्ता ही गिरा देता है, जैसे छिपकली अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है। तो इसमें जब ये बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है पौधे पे, तो वो ऐसी चीज़ें सिक्रीट करता है कि पौधा या तो नर्वस हो जाए ताकि रेसिस्ट नहीं करे, और दूसरा पौधा भी उससे लड़ने के लिए कोशिश यही करता है कि इससे पीछा छुड़ाओ, हम लड़ तो सकते नहीं है, है ना। तो वो पत्तियां झड़ता है, लेकिन वो पत्तियां झड़ने की स्थिति तब आती है जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना। जब एक ही पत्ती पे कई कई सारे स्पॉट्स आ जाएं तब एक आध को तो झेल जाता है। अब वो फैलता क्यों है, ये आपके सवाल का जवाब रहेगा कि फैलता इसलिए है क्योंकि बारिश के बाद जब एक छोटा सा पीरियड आता है, इसमें ज़मीन भी गीली हो जाती है, हवा में भी नमी अच्छी होती है ना। और हवा जो हवा आ भी रही है उसमें नमी ज़्यादा होती है। और दूसरा, आपने पेड़ पौधे घने, जैसे बागीचे जनरली कई बार होते हैं, हाई डेंसिटी फार्मिंग आजकल चलन में है, तो बहुत पास पास में लगा देते हैं, तो वो अंदर एयर लॉक होती है और ह्यूमिडिटी वहाँ मेंटेन रहती है, प्लस थोड़ा टेम्परेचर भी होता है। बैक्टीरिया को ऐसा मौसम बहुत पसंद आता है। प्लस जो पानी ऊपर से गिरता है तो एक पत्ती में बीमारी है, उससे टच हुआ, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और अगली पत्ती में जब टच होएंगे तो वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर पौधा, और जब पत्तियाँ गिरती हैं तो एक इथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल वो हवा में सिक्रीट करती हैं, वो दूसरे पौधों को सिग्नल देती हैं कि यहाँ खतरा है, और इसका सबसे पहले पौधा यही रिजल्ट देता है कि पत्तियां गिरा देता है, या फल होंगे तो छोटे में ही पक जाएंगे, है ना, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। हवा से भी फैलेगा ये क्या? हवा से फैलने के चांस कम है, ड्रॉपलेट से जरूर फैल सकता है, मतलब उसकी जो बूंदें बनती हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं उसको। जैसे कोरोना वाला तेज बारिश हुई और 2 दिन तेज धूप गिरी तो नीचे से हुमस उठेगी, तो वो स्पोर ऊपर पौधे तक पहुंचाएगी। वो पहुंचा सकते हैं, फाइटोप्थोरा ओमिसाइड फंगी जो होती है, सॉइल से पौधे पर आती है। हाँ, वो बारिश से, एक तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बारिश से ही काफ़ी फैल जाता है। अगर बीमारी ऑलरेडी है तो बारिश से ही फैल जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका कंट्रोल करने का है, केमिकली कंट्रोल बैक्टीरियल डिसीज का बहुत टफ होता है, क्योंकि वो इतने तेजी से फैलते हैं कि अभी तक कोई कर नहीं पाया है। अच्छा, जहाँ पर मतलब अटैक ऐसा सीवियर अटैक ही होता है कि तो उसका तरीका ये है कि जो पत्तियां जिसमें बीमारी थी वो नीचे गिर गई हैं, है ना, नीचे अपन उनको फ्रेंडली बैक्टीरिया यूज करके डिकम्पोज कर दें, उनको आगे पनपने का, खाने के सोर्सेस काट दो। तो वहीं अगर आपने 80-90% रिड्यूस कर दिया
तो फिर वो ऊपर चढ़ने की, क्योंकि कीड़े से फैल सकती है। जैसे कोई टिड्डा नीचे बैठा, उसके पैरों में ये चिपक गया, ऊपर जाके वो बैठा, या उसने नीचे कुछ खाया, उसके मुंह में चिपक गया, ऊपर जाके कुछ खाया, तो इस तरीके से फैलती है। तो वो ड्रॉपलेट से फैलेगी, कीड़ों से फैलेगी, इस तरीके से फैलेगी।